तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा 5S मेथडोलॉजी, मींस 5S रूल, जो हमें वर्क प्लेस पे, हमारे गैरेज पे हमें फॉलो करना चाहिए, ताकि हमारा जो गैरेज है उसका जो प्रोडक्टिविटी है या हमारा जो बिजनेस है गैरेज का, वो अच्छा चले, स्मूथ चले और हमें प्रॉफिट मिले। ठीक है। तो इसके लिए एक 5S का रूल होता है, जिसको अगर हम लोग फॉलो करते हैं, देन हमारा जो गैरेज है वो परफेक्ट वे में रन कर सकता है। ठीक है। और इस चीज को फॉलो करने के लिए एक पर्सन का काम नहीं है, ये हमारे गैरेज पे जो भी बंदे हैं, चाहे वो मैकेनिक हो, एडवाइजर हो या मैनेजर हो, उन सभी को फॉलो करना चाहिए। एक के फॉलो करने से कभी भी जो रूल है वो सही ढंग से चलता नहीं है, रन नहीं करता है। अगर इसको रन करना है तो हमें क्या है, सभी लोग को फॉलो करना पड़ेगा, मिलकर चलना पड़ेगा। ठीक है। तो इस 5S में फर्स्ट एस जो हमारा आता है वो होता है शॉर्ट, मीन्स छटाई। ये रूल बोलता है कि हमारे गैरेज पे जो जरूरत की चीजें हैं उसे ही हमें रखनी चाहिए, जो हमें यूज में नहीं है हमारे, उसको हमें साइड कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो बाइक हो हमारा कस्टमर का, ठीक है, या फिर हमारा स्पेयर पार्ट्स हो, या हमारे पास जो हम लोग टूल्स यूज करते हैं, ये तीनों चीज पे अप्लीकेबल है। ठीक है। कोई कस्टमर ऐसा भी होते हैं जो बाइक लेकर आते हैं और इंस्टेंट अप्रूवल नहीं दे पाते हैं काम के लिए, या फिर जो है काम हो चुका है बट लेकर नहीं जा रहे हैं। तो उस बाइक को हम अपने वर्क एरिया में अगर रख रहे हैं तो ये क्या है, हमारे काम को हैम्पर कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, हमें काम करने में दिक्कत होती है उससे। तो इस तरह से चीजें नहीं करनी है, उसको क्या है, अलग कर देना है। ठीक है। उसके बाद है हमारा टूल्स का। हम लोग का जनरली आदत ये होता है, हैबिट ये होता है ना, कि हम लोग टूल्स यूज करते हैं और उस दौरान क्या है, टूल्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई, स्लिप हो गई। ठीक है। और या फिर गलत इस्तेमाल से हो, या फिर टाइम्स के कारण से हो गया, बहुत टाइम से यूज हो रहा है इसलिए खराब हो गया हो, जो भी रीजन रहा हो खराब होने का उसके पीछे, तो क्या करते हैं हम लोग, उसको उसी टूल ट्रॉली में रखते हैं जहां हम लोग अपने नए टूल्स को रख रहे हैं, जहां हम यूज के टूल्स रखते हैं। तो इससे क्या होता है, कई बार बाय मिस्टेक ही हम लोग क्या है, उस तरह के टूल्स को इस्तेमाल कर लेते हैं जो खराब है, चेक नहीं किया, इमरजेंसी था, थोड़ा सा हड़बड़ी में थे, खराब ही टूल्स हमारे हाथ में आया लगा, और हम लोग ने उसी टूल्स का इस्तेमाल कर लिया, जिसके कारण से क्या है, जो गाड़ी के ऊपर में नट बोल्ट स्क्रू लगा हुआ है वो भी खराब हो जाता है। ठीक है। तो ये क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, वो मिक्सअप करके रख दिया था, सही टूल और खराब टूल दोनों ही मिक्सअप था, जिसके कारण से हम लोग ने मिस्टेक किया, गलती हुआ हम लोग से, और क्या हो गया, गाड़ी का जो है वो पार्ट डैमेज हो गया। तो ये चीजें होती हैं अगर हम लोग सही चीज और खराब चीज, जो यूज का है उसको और जो नहीं यूज का है उसको, दोनों को एक जगह रख रहे हैं। तो इस ये रूल ये कह रहा है कि जो जरूरत का चीज है उसे हमें रखना चाहिए, और जो जरूरत का चीज नहीं है उसे हमें हटा देनी चाहिए। ठीक है। फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल था हमारा सेट इन ऑर्डर। सेकेंड एस का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, मीन्स जो भी चीजें हमारे गैरेज पे है उसको एक ऑर्डर में रखना चाहिए। टूल्स अपने टूल्स के जगह पे होनी चाहिए, गाड़ी अपने गाड़ी की जगह पे होनी चाहिए, स्पेयर पार्ट्स अपनी स्पेयर पार्ट्स के जगह पे होनी चाहिए, इधर उधर फैला कर नहीं रखना चाहिए। ये क्या है, हमारे कस्टमर को भी बैड इम्पैक्ट करता है। ठीक है। कस्टमर को भी ये चीज़ देखकर अच्छा नहीं लगता, और इससे कस्टमर हमारा टूटता है। ठीक है। और इसमें भी हमारे हमें क्या है करना चाहिए, कि जो चीज़ें हमें मैक्सिमम रेगुलर यूज का है, फ्रिक्वेंटली उसका जो है फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, जैसे रिंच हो गए, ठीक है, डाई रिंच या रिंग रिंच हो गई, टी हो गई, प्लायर्स हो गए, ये सभी चीज क्या है, स्क्रू ड्राइवर, ये सभी चीजें जो है हमें फ्रिक्वेंटली यूज में आती है। ठीक है। ईच एंड एवरी डे हमें इसको यूज करना होता है, बट कुछ स्पेशल टूल्स होती हैं, उस टूल्स का इस्तेमाल हम लोग रेयरली वीक में या महीने में करते हैं। ठीक है। एक बार या दो बार होती है, इस तरह से इस्तेमाल होता है। तो क्या है, इसे कैटेगरीज वाइज हमें रखना चाहिए। ठीक है। हमारे पास गाड़ियां भी होती हैं, कुछ है जो गाड़ियां हमको काम करना है और आज काम करके देना है, कुछ गाड़ियां जो है उसका काम हमको करना है लेकिन कल हमको देना है। ठीक है। और कुछ ऐसी गाड़ियां होती हैं जो हमें काम
कर रखा है लेकिन जा नहीं रहा है, ठीक है, तो उसको क्या है एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, कैटेगरीज वाइज रखकर। स्पेयर पार्ट्स के साथ भी इसी तरह से होती है, रनिंग आइटम होती है कुछ, और कुछ ऐसी पार्ट्स होती है जो रेयरली ही कभी निकलती है, ठीक है, तो वो क्या है कैटेगरीज वाइज हमें रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा जो काम है वो सही ढंग से हो पाए, ठीक है। जो रेगुलर यूज का है अगर उसको उस कैटेगरी में रखते हैं तो हमें क्या है ना, पार्ट्स मिलने में, पार्ट्स हो स्पेयर पार्ट्स हो या टूल्स हो, उसको खोजने में हमें टाइम नहीं लगता है, ठीक है। और अगर मिक्सअप करके रखते हैं, ऑर्डर में सरिया कर नहीं रख रहे, अरेंज करके नहीं रख रहे हैं, तो क्या होता है खोजने में हमें टाइम लग जाता है, स्पेशली वो टूल्स या स्पेयर पार्ट्स जो कभी कभी इस्तेमाल में आता है। तो हमें क्या है चीजों को अरेंज करके रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है साइन, मीन्स साफ सफाई। इसमें हमारे पास टूल्स या स्पेयर पार्ट्स या हमारा गैरेज, रैंप, वर्किंग एरिया, वॉशिंग एरिया, कुछ भी हो, या ऑफिस का एरिया, कहीं का भी बात अगर किया जाए तो हमें वहां पे सफाई मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। जनरली हम लोग सिर्फ ऑफिस के सफाई पे ध्यान देते हैं, वॉशिंग एरिया या फिर रैंप का जो एरिया होता है जहाँ पे काम हो रहा होता है वहां पे सफाई का ध्यान नहीं देते हैं। काम करते हैं, कुछ भी स्पेयर पार्ट्स का रैपर हो गया, बॉक्स हो गया, वहीं पे गिर जाता है, या फिर मोबिल या ग्रीस होता है वहीं पे गिरा रह जाता है। तो इसके कारण से क्या है आखिर में वो भी हमारा एक गैरेज का पार्ट है, वो गैरेज से अलग नहीं है, ठीक है। तो वो अगर गंदा है, वहां पे उस जगह पे गंदगी है, इसका मतलब है कि हमारा गैरेज गंदा है। गैरेज साफ होना इसका मतलब है कि पूरा ऑल ओवर सफाई पे हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सिंपली अगर इसी के बारे में ले लिए छोटे से पार्ट पे, टूल्स पे, मैकेनिक जो है, मैकेनिक का हाथ रिंच प्लास जो लगता है उसमें ग्रीस मोबिल लग जाता है, और मैकेनिक क्या करते हैं उसको साफ ना करके उस रिंच प्लास को उसी तरह से वापस रख देते हैं, जिसके कारण से क्या है वो टूल्स जो है एक तो जल्दी खराब भी होता है। ऐसा नहीं सोचे कि गंदा है इसे खराब नहीं हो रहा है, मोबिल या ग्रीस ही तो लगा हुआ है, उस गंदगी के कारण से ही खराब होता है। एक तो रस्ट लगने का भी चांसेस है, दूसरा इससे सबसे बड़ा चांसेस ये होता है ना कि जब नेक्स्ट टाइम यूज करने जाएंगे ना, साफ हाथ हो या गंदा हाथ हो, स्लिप करने का चांसेस होता है, और इसी के कारण से टूल्स जो है आपका खराब होता है। तो जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं टूल्स को पोंछ कर प्रॉपर क्लीन करके वापस वहां पे रखना चाहिए, ठीक है। और ये हर एक मैकेनिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वैसे एडवाइजर या फिर मैनेजर जो भी हैं उनका काम होता है इसके ऊपर में ध्यान देना। और चाहे वो मैकेनिक साफ करे या फिर आपका सफाई का कर्मचारी अगर अलग से है तो वो साफ करे, जो भी है ये इसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। ये एक कस्टमर को गुड अपीयरेंस भी देता है, कस्टमर को अच्छा लगता है देखकर ये सब चीजें कि जो जगह है जहाँ पे मैं काम कराने जा रहा हूँ वहाँ पे बहुत सफाई होती है, साफ सफाई रहता है, ठीक है। वो वहाँ पे बैठ के काम भी कराएंगे। नहीं तो नेक्स्ट जनरली क्या होता है कस्टमर हमारा जो होता है ना गाड़ी के पास खड़ा होकर ही काम करवाता है, लेकिन वो खड़ा होना भी उसका मजबूरी बन जाता है, जिसके कारण से नेक्स्ट टाइम क्या होता है वो मजबूर होने के लिए वो आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। काम तो उसको सामने में ही कराना है, पीछे करने देगा नहीं या कराएगा नहीं, ठीक है। तो वो ऐसे जगह पे जाएगा जहाँ पे सफाई मेंटेन होता है। तो अगर कस्टमर को मेंटेन करना है तो सफाई भी मेंटेन करना जरूरी है। फिर है चौथा, हमारा एस जो होता है उससे बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है। साफ सफाई या जो व्यवस्था आपने अभी तक देखा, शॉर्ट सेट इन ऑर्डर या फिर शाइन करने का, सफाई का, ये तीनों चीज को एक बनाए रखने के लिए, जो अभी मैंने बोला था बनाए रखने के लिए इसको क्या है रेगुलर चेकअप चाहिए। चाहे वो एडवाइजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या मैनेजर का या फिर आपके गैरेज में काम करने वाले सीनियर मैकेनिक का, ठीक है, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इसको रेगुलर चेक करे, ये नहीं कि एक दिन फॉलो होता है और दूसरे दिन से फिर वही काम शुरू हो जाता है। और इसी में जनरली इसी के कारण से दिक्कत होती है। आज हम लोग ने ध्यान दिया, आज ट्रेनिंग कर रहे हैं, कल से ध्यान देंगे, एक हफ्ता चलेगा उसके बाद फिर से भूल जाएंगे और फिर हम लोग उसी लाइन पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है ये चीजें मेंटेन नहीं हो पा रही हैं। तो हमें क्या करना है इसको स्टैंडर्डाइज करना है, इसको बनाए रखना है। ऑडिट होती है ना ऑल टाइम, रेगुलर टाइम पे ऑडिट होती है, वो होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है सस्टेन। अगर इसको मेंटेन करना है तो सबसे पहला जो आपको लाना होगा अपने गैरेज में चेंज वो है डिसिप्लिन, ठीक है। जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा गैरेज में ये चीजें नहीं हो सकती हैं। डिसिप्लिन में बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक अगर वो मैनेजर का मैकेनिक सुन नहीं रहा है तो फिर वो फॉलो कहाँ से करेगा,
ठीक है। या फिर सीनियर मैकेनिक का जूनियर्स नहीं सुन रहा है तो फॉलो कौन करेगा? ठीक है। ये एक के फॉलो करने से नहीं होने वाला है। इसको फॉलो करने के लिए सीनियर से लेकर जूनियर तक सभी को इसमें लगना होगा और सभी को अपनी तरह से काम करना पड़ेगा। तब जाकर इस ये चीजें जो है ना मेंटेन रह पाएंगी। ठीक है। और जब तक ये मेंटेन कर सकते हैं तभी तक आपका गैरेज जो है सही ढंग से चल सकता है, कस्टमर आपके साथ बने रह सकते हैं। आई होप ये 5S जो है आपको, 5S का जो रूल है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और आगे जो है आज के बाद जो भी गैरेज पे होगा उसमें ये रूल्स को आप लोग फॉलो जरूर करेंगे। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है इस 5S से रिलेटेड तो अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। हेलो। जी। हाँ, मैं ओमकार ऑटोमोबाइल से बोल रहा हूँ। पहले जो 2 पॉइंट था उस टाइम मैं ज्वाइन नहीं किया, तो पहले जो 2 पॉइंट क्या है बताया था, वो 2 पॉइंट पहला क्या? 2 पॉइंट है सॉर्ट करना। इसमें मैंने ये बताया था कि आपको जो आपके गैरेज पे जरूरत का चीज है बस उसे ही रखना चाहिए। जो जरूरत की चीजें नहीं हैं उसे साइड कर देना चाहिए। एग्जाम्पल में मैंने दिया था, आपके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं जो टाइम टू टाइम खराब हो जाते हैं या गलत इस्तेमाल से, चाहे किसी भी कारण से हो। ठीक है। हम लोग का नेचर क्या हो जाता है कि टूल्स का ट्रॉली एक ही है, उसी के अंदर में रख दिया। तो सही वाला टूल्स भी उसी में है और खराब वाला भी टूल्स उसी में है। बाय मिस्टेक अगर गलत वाला टूल्स इस्तेमाल कर लेते हैं खोलने के लिए तो हमारा जो गाड़ी है वो गाड़ी का जो पार्ट्स है वो खराब हो जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो खराब है टूल्स उसे अलग कर दें। और ये एग्जांपल सिर्फ टूल्स का नहीं है, टूल्स हो, स्पेयर पार्ट्स हो, या फिर आपकी जो कस्टमर की गाड़ियां हैं उसकी हो। ठीक है। वो क्या है, आपको जो काम का चीज है जो आज काम करना है आपको उसको सिर्फ रखना है। जो नहीं काम का है, रेंडमली काम में आता है या कम काम में ही आता है, यूज में आता है, तो उसको क्या करना है, साइड रखना है। अलग अलग कैटेगरी बना के रखना है। ठीक है। ये ठीक पहला ठीक है। पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है सेट इन ऑर्डर। मीन्स आपको जो चीजें जरूरत में भी क्या है ना, कुछ चीजें जो हैं रेगुलर यूज की होती है, जैसे नॉर्मल टूल्स हो गई हमारे पास, डाई रिंच, रिंग रिंच, स्क्रू ड्राइवर, प्लायर्स। ठीक है। ये सब चीजें क्या है हम लोग रेगुलर यूज करते हैं ईच एंड एवरी डे, बिना इसके काम हमारा नहीं होने वाला है। ठीक है। या फिर कुछ स्पेयर पार्ट्स होती हैं रनिंग पार्ट्स, जैसे कि ब्रेक्स हो गए, क्लच की पार्ट्स हो गई, लाइट्स, हॉर्न हो गई। ये सब चीज क्या है, रनिंग पार्ट्स में आती है, जो हमें रेगुलर रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसको क्या है अरेंज करके रखना है इस ऑर्डर में कि जो हमें ज्यादा यूज में है ना उसको हम लोग अलग कैटेगरी में रखें। जो कम यूज में आता है, बहुत कम, जैसे कि स्पेशल टूल्स हो गई, ये क्या है वीक में या फिर महीने में कुछ 2-3 बार यूज में आती है, तो उसे क्या है अलग एक कैटेगरी बना के रखना है। ठीक है। मिक्सअप करके नहीं रखना है, ठीक है। ताकि हमें इसको खोजने में आसानी हो। ठीक है। और अगर स्पेयर पार्ट्स पे ये रूल अप्लाई करते हैं तो आपको क्या है ना इन्वेंट्री करने में भी इजी होगा। ठीक है। रनिंग पार्ट्स जो है वो अगर स्टॉक आउट हो रहा है या फिर आपका जो डेड स्टॉक आ रहा है उसको भी आप जो है मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और ठीक किसी है। का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन या फिर आगे बढ़े हम? फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसओपीज। ये भी उसी से रिलेटेड है। अगर आप 5S रूल को फॉलो करते हैं ना तो आपका गैरेज एकदम परफेक्ट वे में चलेगा। सभी जो आपका फंक्शन हो रहा है गैरेज के अंदर में, जो भी वर्क हो रहा है वो स्मूथली काम करेगा, चलेगा। ठीक है। आपका मैकेनिक भी खुश रहेगा, कस्टमर भी खुश रहेंगे, स्टाफ भी जो भी है वो भी खुश रहेगा। और जाहिर सी बात है इन्हीं से हमारा गैरेज चल रहा है तो हमारा गैरेज भी सही ढंग से चलेगा। ठीक है। तो इसको अगर फॉलो करते हैं तो आप जो है एसओपीज आराम से कर सकते हैं कंप्लीट। ठीक है। तो पहला एसओपीज में है हमारे गैरेज को जो जरूरत होता है वो है गैरेज का सेटअप। गैरेज का सेटअप 5S रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा गैरेज का सेटअप जो है 5S मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मीन्स हमें सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन, ये पांचों एस रूल का जो है हमें पालन करना है। ठीक है। ताकि हमारा जो गैरेज का जो सेटअप है वो सही ढंग से बना रहे ऑल टाइम।
ठीक है। देन हमारे पास आता है सेफ्टी के ऊपर में फोकस। अगर कहीं भी हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्सीडेंट्स का चांसेस होता है, स्पेशली जिस लाइन में हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ हम लोग क्या है ना, हाई वोल्टेज से भी वोल्टेज पे भी काम कर रहे हैं, डीसी वोल्टेज पे काम कर रहे हैं। ठीक है, साथ में हमारे पास फ्लेमेबल जो है फ्यूल पेट्रोल जो होता है ईंधन, उसके ऊपर में काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फायरिंग का जो चांसेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे गैरेज में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। काम करने के दौरान हमारा जो है कभी टूल स्लिप हो गया या फिर कई कटिंग टूल्स यूज कर रहे हैं या हैमर यूज कर रहे हैं तो उससे हमें चोट भी लग जाता है। तो उसको फर्स्ट एड जो हम लोग दे सके उसके लिए फर्स्ट एड किट हमारे पास होना चाहिए। ठीक है। और काम उसी जगह पे किया जा सकता है जहाँ पे हम प्रॉपर सांस ले सकें। और हमारा जो काम है, काम करने का तरीका है, यहाँ पे हम लोग जो काम कर रहे होते हैं तो बाइक से निकलने वाला धुआं भी हमें सांस के रूप में लेना पड़ जाता है। पेट्रोल का स्मेल भी लेना पड़ता है, डीजल यूज करते हैं हम लोग क्लीन करने के लिए, वो भी हम लोग लेते हैं। बहुत सारे केमिकल्स हैं जो चैन क्लीनर या फिर लुब्रिकेंट यूज करते हैं तो उसका भी स्मेल होता है, वो भी हमारे सांस के द्वारा हमारे शरीर में इंटर करता है। ठीक है। तो हमारा क्या है, गैरेज का जो सेटअप होना चाहिए वो प्रॉपर वेंटिलेशन उसके अंदर होना चाहिए ताकि फ्रेश हवा जो है हमारे गैरेज में आ सके। ठीक है, ताकि हम लोग गंदे हवा में सांस ना लें, पहला। दूसरा है लाइटिंग। हमारे गैरेज में प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए ताकि जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें कोई गलती ना हो। बारीक काम होता है कभी कभी, तो डिटेलिंग का काम जब हम कर रहे हैं तो उसमें क्या है, प्रॉपर लाइट होना चाहिए। अगर लाइट प्रॉपर है तो सही ढंग से काम भी होता है और एक्सीडेंट का भी चांसेस है। एक्सीडेंट ये समझ के कि सिर्फ मैकेनिक को होता है ऐसा नहीं है। अगर यही एक्सीडेंट आकर आपके कस्टमर के गाड़ी के साथ तो बहुत बड़ा नुकसान है। एक सेकंड के लिए मैकेनिक आपका अगर उंगली में चोट भी लगता है ना तो वो सह सकता है, लेकिन कस्टमर का अगर एक छोटा सा स्क्रैच भी आ जाएगा ना बॉडी में तो वो नहीं सहेगा। और वो मैटर को थोड़ा बड़ा बना देता है जानबूझकर ताकि वो उसको थोड़ा डिस्काउंट मिल सके। कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं, इस नेचर के भी होते हैं। तो प्रॉपर अगर लाइटिंग रहेगा तो हमें काम करने में भी सुविधा होता है और काम सही ढंग से होती है। ठीक है। और इमरजेंसी एग्जिट, सॉरी, इमरजेंसी एग्जिट, अगर इस तरह का कोई घटना हो रहा है गैरेज में अगर होता है तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर इवैक्यूएशन का सिस्टम होना चाहिए ताकि हम खुद और कस्टमर के गाड़ियों को और स्पेयर पार्ट्स को जो है हम लोग बाहर सेफ्टी निकाल सके कम टाइम में। वीडियो कहाँ बंद की? ठीक है। हाँ, तो हर वीडियो में देख है जसदा आपको पूछे के बाद के तब पूछे बारे पूछेंगे भाई हम के पूछे के बाद एक मिला पूछला के बाद किसी कोई जरूरत तो पूछ ली। क्या पूछना है बताइए, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। अभी सर कुछ पूछना नहीं, अभी नए ट्रेनिंग में पहला दिन है। अभी जो पूछना रहेगा पूछेंगे हम। चलिए ठीक है। तो ये गैरेज सेफ्टी और गैरेज सेटअप एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड से आप लोग वाकिफ हो गए होंगे कि क्यों हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या है रूल्स। देन हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है कस्टमर। कस्टमर आएंगे तभी हमारा गैरेज चलेगा। ये सब चीज़ मेंटेन कर लिया, कस्टमर ही भी नहीं आएंगे तो ऐसा कैसे चलेगा। तो ये मेंटेन करेंगे तो कस्टमर तो वैसे आना चाहिए। तो कस्टमर आते हैं तो वो हमारे बिहेवियर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है। तो वो है हमारा कस्टमर हैंडलिंग, कस्टमर को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं। कस्टमर को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं उसके ऊपर में डिपेंड करता है। ठीक है। तो सबसे पहला रूल है, जब भी कस्टमर आए चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो, अगर ज़्यादा करीब है तो आप लोग खुद ही प्रणाम सलाम जो भी है वो करते ही हैं।
ठीक है। लेकिन जो अगर जान पहचान का नहीं है तो उसको ऐसा नहीं ट्रीटमेंट देना है कि हाँ बताइए क्या करना है, क्या काम है, इस तरह से नहीं होता है बात का स्टार्ट। बात जब भी स्टार्ट करना है तो उनको प्रॉपर ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलना है, या फिर नमस्ते अगर प्रणाम करते हैं तो इसी तरीके से आप कीजिए, लेकिन ग्रीट कीजिए। उनके बाद उसके बाद उससे उसके गाड़ी के बारे में पूछिए कि क्या काम है उनके गाड़ियों में, ठीक है। इस तरीके से उनसे बात स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास जॉब कार्ड। लास्ट टाइम मैंने ये बताया था तो बहुत सारे क्वेश्चन आया था कि जॉब कार्ड फिलअप नहीं करने आता है, तो इसका क्लास हम लोग करेंगे। कस्टमर मैनेजमेंट करके एक टॉपिक आपको दिया गया है, उसमें हम लोग जो है इस जॉब कार्ड को फिल करना सीखेंगे, ठीक है। बस अभी के लिए फिलहाल ये जान लीजिए कि कस्टमर जब भी गाड़ी लेकर आते हैं तो हमें सबसे पहले उनको ग्रीट करने के बाद जॉब कार्ड पे बात करना है, ठीक है। जॉब कार्ड पे कस्टमर का डिटेल, नाम और नंबर, एड्रेस, ये तीनों डिटेल आप चाहे तो डाल सकते हैं, ठीक है। नाम और नंबर तो होना ही चाहिए, पहला। दूसरा, गाड़ी का डिटेल, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेचिस नंबर, ठीक है, और मेक मॉडल कब का गाड़ी है, ये डिटेल इस गाड़ी जॉब कार्ड के ऊपर में होना चाहिए, ठीक है। फिर इन्वेंट्री डिटेल, मीन्स गाड़ी के अंदर में पेट्रोल कितना है, कहीं स्क्रैचेस तो नहीं है, डेंट तो नहीं है, ये सब डिटेल उसमें होना चाहिए। उसके बाद उसका काम, जो कस्टमर को प्रॉब्लम है, ठीक है, उस सर्विस रिक्वेस्ट को उसमें फिल करना है कि कस्टमर को गाड़ी में कराना क्या है, सर्विसिंग के लिए आए हैं या पर्टिकुलर किसी एक काम के लिए आए हैं, ब्रेक चेक कराने आए हैं या क्लच का काम है, इंजन का काम है, मीटर का काम है, मतलब पर्टिकुलर एक रनिंग काम के लिए भी आते हैं और पूरा सर्विसिंग के लिए भी आते हैं, तो वो डिटेल इस जॉब कार्ड पे मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और इस जॉब को मेंशन करने के बाद पूरा गाड़ी का डिटेल, कस्टमर का डिटेल और जो भी जॉब है वो डिटेल मेंशन होने के बाद इसके ऊपर में लगने वाला कॉस्ट, चाहे वो स्पेयर पार्ट्स का हो या फिर लेबर चार्ज हो, ठीक है, इन दोनों को सेपरेट सेपरेट शो करना है कस्टमर को और समझाना है कि इस गाड़ी पे कितना खर्चा होने वाला है सर्विसिंग के दौरान। ये एक्सप्लेन करने के बाद साथ ही साथ आपको टाइम भी देना है कि सर इस काम में इतना खर्चा आने वाला है और इस काम में आपको इतना टाइम भी देना पड़ेगा। हो सके आज का है तो आज का टाइम दे, टाइम अगर 2 घंटे में होने वाला है तो कस्टमर से 4 घंटे का टाइम दे, ठीक है। शाम तक गाड़ी होने वाला है तो उसको एकदम लास्ट पॉइंट का टाइम दे, ठीक है। अगर डाउट है कि आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो उसको आराम से कल का टाइम दे, जरूरत से पहले का टाइम। 2 घंटा का होने वाला काम है तो 2 घंटा ही मत दे दीजिएगा, ठीक है। 2 घंटे का है, 3 घंटे का टाइम दीजिए उसको, एक्स्ट्रा लेकर चलना है, क्योंकि काम करने के दौरान कोई भी दिक्कत आ सकता है, फंस सकता है मैकेनिक, ठीक है, जिसके कारण से लेट हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। और कस्टमर को प्रॉमिस अगर आप कर देते हैं तो फिर दिक्कत हो जाता है, यहीं पे कस्टमर जो है नाखुश हो जाता है। पैसा आज के डेट में जो है ना, पैसा देने के लिए भी कस्टमर रेडी होता है, लेकिन टाइम देने के लिए कोई कस्टमर रेडी नहीं होता है, ठीक है। बहुत कम ऐसे कस्टमर होंगे जो टाइम देने के लिए मिलेंगे कि नहीं जितना टाइम लेना है काम कीजिए, ऐसा नहीं होता। आज के टाइम में गाड़ी सभी को इम्पोर्टेंट है, बिना गाड़ी के उस उनका एक कदम चलना आज के डेट में मुश्किल है, तो वो बिना गाड़ी के चल भी नहीं सकते हैं, तो वो टाइम देने के लिए रेडी नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये टाइम अगर जो देना है दीजिए, लेकिन उससे बढ़ा कर दीजिएगा, जो लगना है उससे बढ़ा कर देना है, ठीक है, ताकि फिर बाद में कस्टमर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ठीक है। और काम स्टार्ट करने से पहले कस्टमर का प्रॉपर अप्रूवल चाहिए, सिग्नेचर वाला अप्रूवल। मौखिक अप्रूवल नहीं चलेगा, बोलने से नहीं कि हाँ ठीक है कीजिए, वैसे नहीं चलेगा। जॉब कार्ड आपने लिखा है उसमें जॉब कार्ड के ऊपर में साइन आप करवाइए कि हाँ ये कॉस्ट ये टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद काम स्टार्ट करना है, ठीक है। सिग्नेचर होना जरूरी है, तभी आप आगे काम करेंगे। काम करने से पहले गाड़ी का इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है, गाड़ी का टेस्ट ड्राइव चेकिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कस्टमर गाड़ी लेकर आते हैं सर्विसिंग के लिए, सर्विसिंग का मतलब होता है एकदम A to Z उसका चेकअप होना चाहिए, ठीक है। एक एक नट बोल्ट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ठीक है। तो कस्टमर कुछ काम बताते हैं, ब्रेक नहीं लग रहा है सर, क्लच नहीं काम कर रहा है, मीटर काम नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह, मतलब कुछ कुछ बताते हैं वो अपने ओर से भी, लेकिन कुछ ऐसा काम होता है जो वो आपके ऊपर में निर्भर रहते हैं। आप उसका टेस्ट ड्राइव लेते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी मैकेनिक बिना टेस्ट ड्राइव के काम स्टार्ट करता है,
ठीक है, तो प्रॉपर टेस्ट ड्राइव लिया जाता है, टेस्ट ड्राइव लेकर उसका काम जो है सुनिश्चित किया जाता है कि इसमें कोई और एडिशनल काम है या नहीं। ठीक है, तो एक प्राइमरी जो होता है इंस्पेक्शन होता है, जिसमें क्या है गाड़ी खड़ी होती है, उसी दौरान हमें पता चल जाता है इसका ब्रेक क्या है, मोबिल क्या है, कैसा बैटरी क्या है, ये सभी चीजें जो है ना उसी दौरान हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो इसको भी उस जॉब कार्ड में मेंशन करना है अगर आपको कोई दिक्कत मिलती है तो। ठीक है, इससे क्या है आप एक एक्यूरेट एस्टिमेट बना पाओगे। कभी कभी एस्टिमेट के कारण से भी दिक्कत होता है, एस्टिमेट दिया जाता है 1,000 का और बिल बन जाता है 2,000। ठीक है, पूरा एकदम 50% एक्स्ट्रा, 100% प्लस हो जाता है, 1,000 की जगह 2,000। ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रॉपर ट्रायल नहीं लिया गया। अगर प्रॉपर ट्रायल लिया जाएगा तो 200-400 रुपया ऊपर नीचे होता है, मेंटेन किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बिल सीधा आधा से ज्यादा हो जाता है एकदम, तो क्या है ये दिक्कत हो जाती है। ये और ये इसी के कारण से होता है कि हम लोग ने क्या है गाड़ी जब आया था तो कस्टमर का, उस दौरान हम लोग ने सही ढंग से उसको चेक नहीं किया था, इसी के कारण से जो एस्टिमेट है वो अचानक से बहुत ज्यादा भाग जाता है। ठीक है, और अगर आपके पास ओबीडी टूल सॉरी BS6 गाड़ियां आ रही हैं तो ओबीडी टूल से चेकअप करना उसका बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना ओबीडी टूल से स्कैनिंग किए हुए आप BS6 गाड़ी का सर्विसिंग कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ओबीडी टूल से स्कैनिंग करना बहुत जरूरी है। गाड़ी जब कस्टमर लेकर आ रहा है, अगर उसमें लाइट जल रहा है तो एकदम मस्ट है उसको उसी टाइम चेक कीजिए और उसी टाइम कस्टमर को बताइए कि उसमें क्या खर्चा आ सकता है। ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब जॉब कार्ड, ठीक है, उसको ट्रांसपेरेंट रखेंगे, एकदम क्लीन वे में उसको समझाएंगे, सर इतना स्पेयर पार्ट्स का लग रहा है और इतना लेबर चार्ज लग रहा है, इतना टाइम लगेगा इस काम में। ठीक है, जो भी चार्जेस हैं, ऐसा नहीं होता है कि सर गाड़ी का सर्विसिंग होगा ये काम है, टोटल 1,000 का बिल आएगा, ऐसा नहीं होता है। 1,000 क्यों आएगा? उसमें 200-300 सर्विसिंग चार्ज है, स्पेयर पार्ट्स में ब्रेक चेंज होगा, ब्रेक पार्ट चेंज होगा, मोबिल चेंज होगा, एयर फिल्टर चेंज होगा, ब्रेक पैड का इतना प्राइस है, एयर फिल्टर का ये प्राइस है, मोबिल का ये प्राइस है। ये सभी चीजें जो है ना सेपरेट एकदम क्लियर दिखाना है इसमें। अगर जीएसटी लग रहा है तो जीएसटी इतना लगेगा, ये बिल होगा ये उसके ऊपर में जीएसटी लगेगा, वो भी चीज एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और फाइनल बिल आपका ये बनेगा। इस तरह से पूरा एक्सप्लेन करने के बाद ही हमें आगे बढ़ना है काम के लिए। रिपेयर, जब गाड़ी के ऊपर में सर्विसिंग कर रहे होते हैं, ये मैकेनिक आपके पास ट्रेन मैकेनिक हैं उनको अच्छे से पता होता है, और जिनको नहीं पता है उनके लिए नेक्स्ट क्लास है हमारे पास 45 चेक पॉइंट्स, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारा जो है गाड़ी जब आता है काम के लिए सर्विसिंग के लिए तो हमें उसमें क्या चेक करना है। ठीक है, तो मैकेनिक को बहुत अच्छे से पता होता है कि हमारा जो गाड़ी जिस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, अभी गाड़ी आई है तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट है। जिसको नहीं पता है उसके लिए नेक्स्ट क्लास है हमारे पास, इसमें हम बताएंगे ये कि अगर कोई गाड़ी आता है तो कितनी किलोमीटर पे कौन सा पार्ट चेंज होता है, कितने टाइम पे कौन सा पार्ट चेंज होता है, या कौन सा पार्ट जो है हमें चेक करना चाहिए। ठीक है, चेक करना है, क्लीन करना है या रिप्लेस करना है, ये चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उसका काम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बचाने के लिए या फिर कस्टमर ने मना किया है इसलिए हम लोग ने बताया नहीं, कस्टमर के पास एस्टिमेट नहीं है इसलिए हम लोग ने बताया नहीं। कस्टमर को बता देना है, नहीं कराना कराना उसके ऊपर में है। ठीक है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग का गाइडलाइन है कि इसके गाड़ी में 3,000 रुपये या 6,000 रुपये मोबिल चेंज होना है तो मिस होना है। ठीक है, इन चीज को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बाहर से ऑफ मार्केट भी स्पेयर पार्ट्स कस्टमर लगाते हैं जिसका क्वालिटी का कोई ये टेस्टिंग नहीं होता है, या फिर सेकेंड हैंड इस गाड़ी का स्पेयर पार्ट्स किसी और गाड़ी में खोल कर लगा दिया गया। तो इस तरीके से काम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर करना भी है तो अगर मजबूरी है, बहुत ज़्यादा मजबूरी है, करना भी पड़ रहा है, तो कस्टमर से परमिशन लेकर कस्टमर को बताकर, ठीक है, तो क्या है क्वालिटी स्पेयर पार्ट्स हमें यूज करना है।
फिर हमारे पास आता है मल्टीपल पॉइंट चेक। आपके पास गाड़ी अगर सर्विसिंग के लिए आता है, तो मैंने जैसा कि शुरू में बोला, ए से जेड आपके ऊपर में है, आपको चेक करना है। ठीक है। अगर आपको बीमारी मिल रहा है, उसमें प्रॉब्लम मिल रहा है, तो ये आपको आपका जो है काम है कस्टमर को समझाना। कस्टमर को आपको समझाना है, कस्टमर को समझाकर उससे अप्रूवल लेकर उसको काम करना है। या फिर अगर कस्टमर अप्रूवल नहीं दे रहा है, तो ये कस्टमर के ऊपर में है। बट आप इग्नोर करके नहीं चलेंगे कि कस्टमर इसका अप्रूवल नहीं देगा, काम नहीं कराएगा करके। ठीक है। नहीं तो ऐसे में कस्टमर नेक्स्ट टाइम आप पे ब्लेम करेगा कि आपने चेक ही नहीं किया उसे। ठीक है। तो जो भी चेक पॉइंट्स है उसे हमें चेक करना है, चाहे वो काम कस्टमर करने के लिए परमिशन दे या ना दे। ठीक है। चेक करने से नहीं रोक सकता है वो। आपको चेक करना है, चेक कीजिए। चेक करने के बाद प्रॉब्लम लग रहा है बता दीजिए, प्रॉब्लम लग रहा है कराना ना कराना उसके ऊपर में। ठीक है। लेकिन अगर आपने चेक नहीं किया है, तो ये फिर आपकी गलती हो जाती है। ठीक है। चेक नहीं किया तो आपकी गलती है। तो इसे क्या है, हमें फॉलो करना है, हमें हर एक पॉइंट को चेक करना है, हर एक नट बोल्ट को। ठीक है। और काम होने के बाद अपने वर्क स्पेस को, जैसा मैंने अभी 5S में बताया, काम करने के बाद, तुरंत काम करने के बाद अपना जो काम करने का एरिया है उसे वापस से ऑर्गेनाइज करना है, साफ करना है। काम करने के दौरान जो स्पेयर पार्ट्स या फिर जो मोबिल का डब्बा है, एयर फिल्टर का डब्बा है, पुराना एयर स्पेयर पार्ट्स जो निकला है, वो वहीं पे हम लोग रैम के पास छोड़ देते हैं। तो उसको क्या करना है, वहां से हटा देना है, पूरा प्रॉपर क्लीनिंग करना है नेक्स्ट गाड़ी चढ़ाने से पहले। ठीक है। क्योंकि गाड़ी चढ़ाने से पहले आपने क्या कर रखा है, उसे वॉश कर रखा है। अब अगर आप गंदे एरिया में उस वॉश गाड़ी को चढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो गाड़ी फिर से गंदा हो रहा है। ठीक है। तो काम करने के तुरंत बाद आपको अपना जो वर्क स्पेस है उसको साफ कर लेना चाहिए। ठीक है। और ज्यादा टाइम नहीं लेगा। 10 रैपर होगा, 2-4 डब्बा होगा, स्पेयर पार्ट्स मैक्सिमम इतना ही चेंज होता है एक गाड़ी में। उसको हटाने में टाइम नहीं लगता है। 2-4 मतलब अगर प्रॉपर मोबिल ड्रेन किया गया है कंटेनर में, तो मोबिल भी कुछ ज्यादा नहीं गिरता है। ठीक है। उसको भी साफ करने में मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा, क्लीन हो जाएगा पूरा। ठीक है। और उसके बाद हमें फिर नेक्स्ट गाड़ी का काम करना है, या फिर नेक्स्ट डे जो अगर आप काम करने के लिए आ रहे हैं तो नेक्स्ट डे काम करना है। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल एंड फाइनल इंस्पेक्शन मीन्स, जो गाड़ी पे आपने काम किया है वो उसका क्वालिटी चेकअप, कि काम सही ढंग से हुआ है या नहीं। जो क्वालिटी चाहिए था सर्विसिंग का, वो सर्विसिंग का क्वालिटी है या नहीं। ये कस्टमर का काम नहीं है, ये आपका काम है। कस्टमर के ऊपर में कभी नहीं छोड़ेंगे। काम कर दिया, कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया गाड़ी, चेक करके बताएंगे सर 2-3 दिन के बाद बता दीजिए, अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइए। ऐसा नहीं होता। ठीक है। आपने काम किया है, काम करने से पहले आपने टेस्ट ड्राइव लिया था, काम करने के बाद आपका काम सही है या नहीं है। कितना भी एक्सपर्ट मैकेनिक है, उसको चाहिए ओवर कॉन्फिडेंट में फ्लो ना हो। काम किया है आपने, आपका काम है उसको चेक करना। चेक करना है, टेस्ट ड्राइव लेना है, चेक करने के बाद ही कस्टमर को हैंड ओवर देना है। ठीक है। अगर आपका गैरेज में आप कोई हेल्पर का हेल्प ले रहे हैं ब्रेक का काम कराने के लिए, छोटे मोटे काम के लिए हम लोग हेल्पर का मदद लेते हैं। ठीक है। तो हेल्पर के ऊपर में छोड़ना नहीं है। चक्का का नट बोल्ट हो, ठीक है, या कोई बॉडी का नट बोल्ट हो, आपको क्या है प्रॉपर उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। ठीक है। हर एक नट बोल्ट को क्रॉस चेक कर लेना है, हेल्पर से काम कराया गया हो या खुद भी काम किया हो तो। ठीक है। और टेस्ट ड्राइव लेकर फिर कस्टमर को हैंड ओवर करना है गाड़ी को। उसके बाद अगर आपके पास BS6 गाड़ी है, तो काम होने के बाद उसका 100% OBD से स्कैनिंग होगा। जिस तरह से BS4 गाड़ी का आप सर्विसिंग करते थे, और बिना वॉशिंग के आपको फील नहीं होता है कि सर्विसिंग हुआ है गाड़ी का। ठीक है। बिना चक्के में ग्रीसिंग या ब्रेक चेक किए हुए आप ये नहीं बोल सकते हैं कि गाड़ी का सर्विसिंग हो चुका है। उसी तरह से BS6 के लिए बिना OBD से स्कैन किए हुए आप ये नहीं बोल सकते कि आपने उस गाड़ी का सर्विसिंग किया है। अगर आप BS6 का गाड़ी का सर्विसिंग कर रहे हैं, तो आपको उसको स्कैनिंग करके उसको फाइनल चेक कर लेना है। ठीक है। हेलो हाँ जी। सर। हम मतलब आज नया आया है, न्यू अटेंड किया है, लेकिन आज अभी मेरा एक प्रॉब्लम आ गया। मतलब मेरा मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया। हम अभी मतलब बंद कहा हो जा रहा है, ऐसे हालत हो गया, मेरा मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया। आप किसी और के मोबाइल पे लिंक भेज के लॉगिन कर लीजिए। अभी तो फिलहाल मेरे पास मेरा दोनों फोन है, दोनों फोन का ही चार्ज, एक का तो पूरा ऑफ होके रखा है, और मेरा अभी आईफोन में हम था, आईफोन का चार्ज ही खत्म हो गया। चार्जर लेने भूल गया, हम रूम पर छोड़ के आ गया ना। तो आज तो चलिए हम ठीक है फिर।
ठीक है ना सर, ठीक अगली बार है, मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक। ठीक है, गुड आफ्टरनून सर। जी ठीक है। चलिए ठीक है। तो क्या है, BS6 जब भी आए तो बिना स्कैनिंग के उसका सर्विसिंग इनकम्प्लीट कहलाता है, तो स्कैनिंग करना है, उसके बाद ही गाड़ी हैंड ओवर करना है कस्टमर को, ठीक है। और गाड़ी क्योंकि हम लोग ने वॉशिंग के बाद काम किया है, तो जाहिर सी बात है मैकेनिक का हाथ जो गंदा होता है मोबिल ग्रीस का, वो लगेगा ही लगेगा। तो डिलीवरी से पहले उसको फिर से वापस क्लीन करा लेना है, पॉलिश करा लेना है। पोंछ कर क्लीन करा लीजिएगा, वॉशिंग नहीं करना है। वॉशिंग नहीं होता है गाड़ी का सर्विसिंग के बाद, ठीक है। अदरवाइज फिर सर्विसिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो अगर ऐसा कोई कस्टमर भी बोलता है तो उसको समझाना है, अगर नहीं समझता है तो फिर वो कस्टमर है, उसका सुनना पड़ता है। तो कर सकते हो ऐसा, कभी कभी कस्टमर मिल जाता है। लेकिन क्या है, गाड़ी का सर्विसिंग के बाद वॉशिंग नहीं होता है। लेकिन हाँ, बिना पोछे क्लीन किए हुए भीगा कपड़ा सूखा कपड़ा मार के उसे पोछ लेना है, पॉलिश कर लेना है, तभी उस गाड़ी को डिलीवर करना है, ठीक है। हेलो। सर मेरा एक सवाल है। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ जी बताइए। मेरा एक सवाल है, जो पॉलिश करना रहता है, पॉलिश हाँ जी। पॉलिश लगाना कहाँ चाहिए? एक्चुअली हमारे गैराज पे ना लड़के सब जगह पॉलिश लगा रहे हैं। उस नहीं, पॉलिश एक्चुअली लगाने का देखिए, सही जगह कौन सा है? पेंटेड सरफेस पे पॉलिश उसका अलग आता है। अगर वो पॉलिश है आपका तो वो पेंट सरफेस पे लगाइएगा। नॉर्मल फाइबर आइटम या रबर आइटम वाला पॉलिश है आपके पास, तो उसको सिर्फ टायर और जो नॉन पेंटेड फाइबर आइटम है, जैसे आपका पीछे का मडगार्ड होता है जनरली, ठीक है, ब्लैक हाँ वाला हाँ। फाइबर, उसके ऊपर में ठीक है। लगाना चाहिए, ठीक है। अच्छा। पेंटेड एरिया पे आपको क्या करना है, भीगा कपड़ा मारने के बाद उसको सूखे कपड़े से पोंछ लेना है। पेंटेड एरिया में पॉलिश मारने का जरूरत नहीं है, अच्छा। ठीक है। संतोष जी, आप और सुन रहे हो? ध्यान ये रखिएगा कि गाड़ी जब भी वॉशिंग करते हैं ना, उसी दौरान उसको सुन थोड़ा रहे सा हैं। सुखा ले, पोंछ ले, क्योंकि पानी का दाग पड़ जाता है। अगर आप वॉशिंग किया, वॉशिंग के बाद गाड़ी को सर्विसिंग के लिए लगा दिया, सर्विसिंग हो रहा है, उसमें 1 से 2 घंटा लग गया, तो पेंटेड एरिया में क्या है ना, वाटर स्पॉट्स बन जाते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या है, पहले ही आप गाड़ी को एक बार पोंछवा लीजिएगा। पानी का जो भी पार्ट है उसको हटा लेंगे, ताकि वो दाग ना पड़े सर्विसिंग के बाद, वो निकालना इजी नहीं होता है। ठीक है सर। ठीक है। फिर आता है हमारा कस्टमर फीडबैक एंड बिलिंग। काम हो गया है, कस्टमर का गाड़ी रेडी है, ठीक है। अब कस्टमर का गाड़ी बिलिंग कराने के लिए जाएगा। उससे पहले कस्टमर को एक्सप्लेन करना है इसमें क्या क्या रिपेयरिंग हुआ है, कौन सा पार्ट रिप्लेस हुआ है, किस पार्ट्स में कितना खर्चा आया है, पार्ट्स का प्राइस क्या लगा, ठीक है। उसके ऊपर में लेबर चार्ज क्या लगा, GST क्या लगा, जो भी आप लगा रहे हैं दे रहे हैं, उन चीज़ों को पूरा ओपन करके, मैंने बोला था उससे पहले भी ट्रांसपेरेंसी रखना है, तो उसको क्या है पूरा ओपन खोल कर उसको समझाना है, इसके पार्ट्स का ये प्राइस है, इस पे इसमें मैंने रिप्लेस किया इसलिए इतने चार्ज आया है, ये रिपेयर हुआ है, लेफ्ट पे काम होकर आया है, या हमने किया है उसका रिपेयरिंग का चार्ज आया है, ये लेबर का चार्ज आया है, ठीक है। इन चीज़ों को क्लियरली एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और जनरेट करना है बिल। आपके पास शायद सिस्टम में बिल जनरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर पे है, आप प्रिंट आउट कर सकते हैं जॉब बिल का। वो बिल आप जनरेट करके कस्टमर को एक कॉपी जरूर देंगे, और उसका कॉपी आप अपने पास भी रखेंगे। हैंड रिटन रखते हैं तो वो जो है आपके पास रह नहीं पाता है सेफ, ठीक है। प्रिंट आउट रहता है या फिर सिस्टम से आप बनाते हैं तो वो सेफ भी रहता है, ठीक है। फिर हेलो। जी हाँ। हेलो। जी जी बताइए। हाँ सर, एक क्वेश्चन देखे थे आपको भी, जैसे सर कोई गाड़ी सर्विस सर्विस में आती है। हाँ हाँ। तो अभी बताएं आप सर कि मतलब पहले वॉशिंग होना जरूरी है, इन्हीं की सर्विस करके लास्ट में वॉशिंग करना है, ऐसा क्यों जी, सर? देखिए जब भी मैकेनिक आपके गाड़ी का सर्विसिंग कर रहा होता है, तो सर्विसिंग के दौरान वो हर एक जॉइंट पे, हर एक नट बोल्ट पे जो वो खोलता है या लगाता है, उसमें मोबिल और ग्रीस करता है, ठीक है। अब अगर फिर से जी आप जी। वॉशिंग कर रहे हैं तो वो मोबिल ग्रीस सब धुल जाएगा, ठीक है। जी उस जी, ओके मैकेनिक को ओके। फिर से उसको काम करना पड़ जाता ओ, है, ठीक है। इस तरह से जी जी कस्टमर जी। को भी समझाना है, अगर समझ जाता है ओके, अदरवाइज फिर कस्टमर है, बात सुनना पड़ जाता है कभी कभी।
नहीं सर, होता क्या है कि सर कभी कभी रेयर केस ऐसा हो जाता है कि बिजली नहीं है सर। हाँ, हाँ और बिजली नहीं है तो क्या होता है कि कभी कभार हम लोग सर्विस ही पहले चाहते हैं कि करवा दें, और जब बिजली आएगी तो लास्ट में जो है उसको वॉशिंग करवा के डिस्पैच कर दें, इसलिए मैंने ये हाँ। क्वेश्चन किया आपसे। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आई होप कि करने के बाद फिर वॉशिंग करने के बाद फिर से मैकेनिक को उसमें लगाना पड़ेगा, और जहाँ पे भी लुब्रिकेशन चाहिए एडजस्टमेंट चाहिए वो करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और स्पेशली यहाँ स्पार्क प्लग के पास में हवा जरूर मरवाएंगे, उसको क्लीन करके हटाकर वायर को खोलकर साफ जरूर करवा लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे पानी फंसने के कारण जनरली क्या होता है, सर्विसिंग के बाद जब वॉशिंग कराते हैं ना तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी गाड़ियों में आने लगता है, ठीक है। तो उसको भी चेक जरूर ओके करेंगे, ओके क्रॉस चेक, ठीक है ओके ओके सर। जी। सर एक क्वेश्चन और थे। जी हेलो। हाँ बताइए। सर क्वेश्चन ये था कि जब बिलिंग के दरमियान जब हम किसी कस्टमर का बिल करते हैं तो हाँ अदर पार्ट्स इसमें सर्च करने के नहीं आता है, सिर्फ टिप पार्ट का ही आता है, जो कि मैंने पहले ऐड कर चुका हूँ। तो ये बिलिंग के ऊपर में बिल कैसे बनाना है, इसके जी। ऊपर में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ये था कि आपको बिल कस्टमर को जरूर देना है, कैसे देना है, बिल बनाना है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, काफी ठीक है। दिन से ये दिक्कत चल रही है, 15-20 दिन से दिक्कत चली, पहले इस तरह से नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में अपडेट भी हुआ है क्या सर? आपका जो क्वेश्चन है ये हमारा टीम भी सुन रहा है, हमारी टीम भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो भी सुन रहे हैं, और उसके ऊपर में हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करने के बाद फिर आपको इसके ऊपर में सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। सर और इसमें एक एक और थी कि जैसे अगर कोई भी गाड़ी सर्विस के लिए आती है गैरेज पे, ठीक है, तो सबसे हाँ पहले क्या काम होता है कि चौखट खोलना, ठीक है। तो हाँ चौखट हम एक ये बोलना चाह रहे हैं कि सिस्टम से खुलने के बाद एक प्रिंट निकाले चौखट का, जिसपे सारा हाँ मेंशन किया हुआ हो, गाड़ी का डिटेल्स हो, कस्टमर का नाम हो, मोबाइल नंबर हो, सारा डाटा हो, और जो भी गाड़ी में प्रॉब्लम हो तो प्रिंट करने के बाद उस पर हम लोग मेंशन करें। तो जॉब कार्ड का आपके पास तो फीचर है ही, जॉब कार्ड आप तो प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं, उसमें फिलअप कर जैसे सर सकते हैं जॉब कार्ड। एक जैसे अथोराइज सर्विस सेंटर में होता है, जैसे हो गया आपका होंडा, कंप्यूटराइज, उस तरह से एक प्रिंट निकलता है जॉब कार्ड खोलते हैं तो। कंप्यूटराइज प्रिंट है। जी जी, जॉब चल कार्ड। ठीक है, मैं इसके ऊपर में डिस्कस करके आपको बताऊंगा इसके ऊपर में, ठीक है। जॉब जी। कार्ड के लिए और कस्टमर बिलिंग के लिए जो है आपको कस्टमर मैनेजमेंट में एक टॉपिक है आपको दिया हुआ, उसके ऊपर में हम लोग बात करेंगे सर, ठीक है। जी। तो सारा क्वेश्चन नोट डाउन हो चुका है, अगर आपको अभी सोल्यूशन नहीं मिल गया नेक्स्ट क्लास में फिर आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर में क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट बार बताइएगा सर। जी जी, जॉब कार्ड के लिए यहाँ पे या बिल बनाने के लिए क्लास ट्रेनिंग नहीं है, तो जब वो सर क्लासेज होगा तो उसमें हम तो बताएंगे मैंने आपको। बात किया था तो उन लोग बताया कि हो जाएगा ठीक, पर अभी तक दिक्कत बहुत हो रहा है, बिलिंग हर हर जब भी बिल बनाते हैं हर पार्ट्स को एंट्री ऐड करना पड़ता है। ठीक है, आपका प्रॉब्लम मैं समझ गया हूँ, और टीम भी सुन रही है, डिस्कस करके हम लोग इसको आपको बताते हैं, ठीक है। ओके सर। चलिए, अब कस्टमर का गाड़ी रेडी हो चुका है, हम लोग ने क्रॉस चेक करके गाड़ी को हैंड ओवर करने के लिए रेडी भी है, बिल भी बन गया, बिल भी एक्सप्लेन कर दिया है। देन फिर भी हैंड ओवर करने से पहले क्या है, हमें कस्टमर का एक फीडबैक लेना जरूरी है, फीडबैक फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, ताकि हम अपने गैरेज को और इम्प्रूव कर सके, मैकेनिक को और इम्प्रूव कर सके, जहाँ कमी है मैकेनिक में वो ट्रेनिंग दे सके, जहाँ हमारे गैरेज में कोई कमी है उसको हम लोग फिल आउट कर सके, भर सके, ठीक है। फिर ऑफर करेंगे हम लोग जरूर, मैकेनिक ऐसा तो करता है, पता नहीं रिटर्न फॉर्म में तो नहीं मिलता है कभी भी कस्टमर को, हेलो लेकिन जो है, सर। हाँ जी। हेलो सर, ये बताइए सर्विस में क्लच कवर खोल के धुलाई करना सही है या नहीं है सर्विस करते समय? सर्विसिंग करने के दौरान जैसे क्लच कवर होता है खोल कर गाड़ी किसी का धुला जाता है, किसी का नहीं जी, धुला कोई कोई जाता है। कंपनी है जो आपको बोलती है कि सर्विसिंग के दौरान क्लच कवर खोल कर आपको उसको साफ करना है, और उसका गैस्केट भी चेंज होता है, उसका ऑयल फिल्टर जो है क्लच नहीं कवर के वो अंदर सही होता है कि गलत है, हम ये पूछ रहे हैं। है। सही है, कंपनी अगर तो बोल रही है तो सही है, आपका मैकेनिक को पता है इसके बारे में, करना है उसमें तो करना चाहिए उसका। जैसे हीरो की गाड़ियों में जो ऑयल फिल्टर होता है वो क्लच कवर के अंदर होता है, बिना क्लच हाँ कवर खोले हुए ऑयल फिल्टर वो नहीं मिल सकता है, और ऑयल ये चेंज कर रहे हैं तो ऑयल फिल्टर तो क्लीन करना है ना, हाँ, तो हमें तो उसको लगता है कि सर
दो चार सर्विस के बाद क्लच कवर खोला जाएगा तो सही रहता है, हमें हम अपने हिसाब नहीं, से काम देखिए करते हैं। अल्टरनेट इसको करना होता है, अल्टरनेट कंपनी के हिसाब से। अब हीरो की कंपनी, हीरो कंपनी जो बोलती है उसका मैं बात करूँ, अल्टरनेट इसे करना है आपको। वाइल हर 3,000 या 6,000 जो भी है उस पर चेंज कर रहे हैं। और मोबिल फिल्टर जो है उसका एक स्टेनर होता है, ठीक है, जाली होता है, फिल्टर पेपर वाला फिल्टर होता है, नहीं मेटल का जाली होता है, उसको क्लीन करने का प्रोसेस है अल्टरनेट। आज आपने सिर्फ मोबिल चेंज किया है तो कल उसका मोबिल और प्लस फिल्टर क्लीन होगा, ठीक है, मोबिल चेंज होगा और फिल्टर क्लीन होगा। इस तरीके से काम होता है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, सिर्फ मोबिल होगा, फिल्टर नहीं। तो जिस दौरान आप फिल्टर कर रहे हैं उस दौरान क्या है, आपको क्लच कवर खोलकर उसको क्लीन करना है। और क्लच कवर खुला है, वापस से उसको लगाना है तो नया गैसकेट चेंज होगा। तो उस दौरान गैसकेट ऐसे ही लग नहीं पाएगा, उसको जब तक प्रॉपर क्लीन नहीं करेंगे ना वापस वो लग नहीं पाएगा। तो उसको क्लीनिंग करना पहले जरूरी है, फिर वही क्लच कवर धोना पड़ जाता है आपको। तो सर सर्विस में इसका अलग से चार्ज नहीं ना फिर हो जाएगा क्लच कवर का? नहीं, ये सर्विसिंग में आता है। हाँ, क्लच कवर पैकिंग का आपको इसमें बिजनेस है, आपको क्लच कवर पैकिंग चेंज करने का ऑफर मिलता है, ठीक है। लेकिन ये हाँ सर्विसिंग हाँ। के अंदर में इंक्लूड होता है, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, अलग बात है। पहला नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। क्लच पैकिंग लगाने के लिए नहीं लगा सकते हैं। कस्टमर एक एक है जो क्लच कवर खोलेंगे तो पूछेंगे क्यों फाड़े हैं आप, क्यों फाड़ दिए आपके क्लच पैकिंग। ये चीजें आप तो गैरेज पे काम कर रहे हैं, ये आपके साथ दिक्कत नहीं है। ये सर्विस सेंटर में भी कस्टमर क्वेश्चन करते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, कस्टमर को इसके बारे में आइडिया नहीं है। और कस्टमर जो आज तक देखते आ रहे थे वही चीज जान रहे हैं और वही चीज को कर रहे हैं फॉलो, ठीक है। तो उनसे ज्यादा बहस भी नहीं कस्टमर के कर हिसाब सकते। से ही तो काम करना पड़ता है हाँ, कुछ कुछ। तो कस्टमर विश्वास नहीं कर रहा है तो उस पर ज्यादा बहस नहीं कर सकते, लेकिन समझा सकते हैं। अगर वो समझ जाता है तो ठीक है। उसका ऑयल फिल्टर उसको आपको बाहर से नहीं है, उसका ऑयल फिल्टर आप दिखाइएगा सर, जब तक क्लच कवर नहीं खोलेंगे। मोबिल तो डाल दिए नया, डाल दे रहे हैं नया, लेकिन क्या है इसका मोबिल का फिल्टर कहाँ है? मोबिल फिल्टर आप बताएंगे ना कि क्लच कवर के अंदर में है, तब वो खोलने के लिए अलाउ करेगा। बहुत सारे कस्टमर ऐसा बोलते हैं कि नया गाड़ी है या फिर जो भी है, एक इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लच कवर क्यों खोल रहे, क्लच में कवर प्रॉब्लम नहीं है, तो इंजन उनको लगता है कि इंजन मेरा खुल गया, जिसके कारण से उनको दिक्कत होता है थोड़ा सा, ठीक है। क्लच कवर खोलने के बाद तो सर्विस करना हमें भी नहीं सही लगता, लेकिन कर रहे हैं तो चलिए खोला जाएगा। कंपनी का ये बोलना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मैं हीरो का नाम क्यों लिया, हीरो में स्पेशली इसमें आपका मोबिल फिल्टर जो है आपका क्लच कवर के अंदर में, ठीक है। तो ये करना है आपको, ये चलिए अल्टरनेट वे में करना है, ठीक ठीक है। है। ठीक है। फिर है मैं इस पे बात कर रहा था, काम करने के बाद बहुत सारा ऐसा काम होता है जो कस्टमर करवाते नहीं है, या बहुत सारा ऐसा काम होता है जो रिपेयर करवा लेते हैं, सिर्फ रिप्लेस करने का जरूरत होता है, रिपेयर करवा लेते हैं, ठीक है। या फिर टाइम पे सर्विसिंग नहीं करा रहे होते हैं कस्टमर, उस तरह के भी कस्टमर आपके पास आते हैं। तो उस केस में क्या करना है, आप कस्टमर का गाड़ी सर्विसिंग कर दिए हैं, ठीक है। तो कस्टमर को एक मेंटेनेंस टिप कि सर गाड़ी को इतने टाइम पे आकर सर्विसिंग करा लीजिए, ये पार्ट आपने आज नहीं चेंज कराया है, चेंज करने का जरूरत था, चेंज करा लीजिएगा इतने टाइम के अंदर में, ठीक है। इस तरह से सजेशन देना जरूरी है, ठीक है। कई सर कई बार। हेलो। हाँ सर जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ। मेरा मतलब कहना ये है कि हमें कैसे मालूम चलेगा, मान लीजिए कि हमारे पास मल्टीपल ब्रांड है, तो किस जी, गाड़ी में देखिए किस ये सर्विस साइकिल आपके। कितने किलोमीटर पे। सुनिए सर, सुनो हाँ तो सही, मेरा क्वेश्चन तो सुनो। उसमें बहुत सारे पार्ट है, फिल्टर है, बहुत सारी चीजें हैं, वायर है, ब्रेक शू है या चैन सेट है। तो किस साइकिल पे कितने किलोमीटर के बाद कौन सी गाड़ी में क्या क्या पार्ट चेंज होने हैं, वो लिस्ट हमें कैसे पता चलेगा? कुछ है क्या आपके पास ऐसा? कंप्लीट है। आप सवाल समझ गए मेरा? एकदम समझ गया। मैंने इसके लिए तो आपको। वो चीज क्या है कि अभी अवेयर नहीं है। मान लीजिए मेरे पास कोई आया है, तो मैं उसको कैसे बताऊंगा जब मुझे ही पता नहीं है कि 2000 किलोमीटर पे ये पार्ट चेंज होना चाहिए? तो वैसे जो जनरली जो भी गाड़ियां रहती हैं, उनके मैनुअल्स तो रहते हैं, मैनुअल सर्विस मैनुअल रहता है। तो क्या पिक पार्ट ने कुछ बना के रखा है क्या, कौन सी गाड़ी का कितने पे चेंज होना चाहिए? गाड़ी तो पिक पार्ट की है नहीं कि गाड़ी पिक पार्ट बना के रखेंगे, नहीं 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 सर, आप बना। सर्विस प्रोवाइडर मैं तो हो समझ ना। रहा हूँ बात का आपको, मैं बता रहा हूँ जो भी पिक पार्ट प्रोवाइड करे या फिर आप खुद से प्रोवाइड कर लें, ठीक है। ये मैं आपको बताया था अभी कि गाड़ी में पर्टिकुलर यहाँ पे, ठीक है। हाँ,
कहाँ गया वो तो वो फॉलो? अगर आपके एंड से सपोर्ट ये मिल जाए तो देखिए, अच्छा रहेगा। आपको मैंने ये बताया था, आपको फॉलो कीजिए मैन्युफैक्चरर का गाइडलाइन, ठीक है? मैं जो मना नहीं कर रहा हूँ सर, एक मना नहीं कर मिनट, रहा एक हूँ मिनट, आपको। आप मेरा सुन लीजिए। जो मैंने बोला यहाँ पे, फॉलो कीजिए मैन्युफैक्चरर का गाइडलाइन, ठीक है? जो मैन्युफैक्चरर का गाड़ी आप जिस पे काम कर रहे हैं, उसका एक गाइडलाइन है, ठीक है? और ये आपके मैकेनिक को बहुत अच्छे से, जो काम कर रहा है उसको पता है, और जो न्यू है इस लाइन में उसको हम लोग सिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है? और ये हम बोले, मैंने जैसे कि बोला आपको, नेक्स्ट जो क्लास है हमारा 45 चेक पॉइंट है, इसमें मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि कितने से कितने किलोमीटर पे कौन सा स्पेयर पार्ट्स चेंज होता है या चेक करने का जरूरत पड़ता है, या क्लीन होता है या रिपेयर होता है, ठीक है? ये मैं अच्छा, नेक्स्ट क्लास में 45 चेक पॉइंट्स पे आपको ये डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? एक चीज और है सर। क्या जी। ये जो आपकी मीटिंग हो रही है, जो मीटिंग, जो टॉपिक चल हाँ रहा है, क्या उसका पीपीटी आप एक दिन पहले शेयर कर सकते हैं, ताकि लोग उसमें पढ़ सके, समझ सके, फिर जब आप समझाओ तो उससे रिलेट कर सके। सर, ये तो फिर टीम से डिस्कस करने के बाद ही बता पाऊंगा। मेरा एक जस्ट क्वेरी था, अगर ऐसा पॉसिबल है तो हाँ ठीक देखिए। है, जैसे कि चलिए, आप शेयर टीम कर भी देंगे तो एक सुन बार रही हम है। लोग अपना पढ़ हाँ, लेंगे। जैसे टीम ज्यादातर भी लोग सुन गराज रही में है, ही है, ठीक है। जी। गराज पे काम करते हैं, तो हो सकता है कि वो प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पा रहे। किसी के पास गाड़ी आ गई या कोई सर्विस कर रहा है, आपका टाइम तो फिक्स है 3 बजे का, एक दिन कस्टमर का तो। पहले का तो मैं एक दिन पहले का तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ, हो सकता है कि क्लास के बाद आपको दे दिया जाए, ताकि हाँ समझाने के बाद ही आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हाँ, ठीक है, वो भी चलेगा। हाँ, आप तो पोस्ट वो डिस्कस पीपीटी करने के आप बाद ही शेयर कर कंफर्म दीजिए। करूंगा मैं, ठीक है? पोस्ट पीपीटी शेयर कर दीजिए, ताकि समझाने के लिए आसानी रहेगी। ठीक है। ठीक है, ओके। तो गाड़ी के काम होने के बाद जो भी उसका मेंटेनेंस के लिए जो टिप्स, अगर आप मैकेनिक है, वो कस्टमर है, वो सिर्फ गाड़ी चलाना जानता है, मेंटेन करना नहीं जानता है, तो ये मैकेनिक का या फिर आपके गैरेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। कस्टमर का अगर कोई गाड़ी में कुछ पर्टिकुलर दिक्कत आ रहा है, लग रहा है कि कस्टमर सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा है या मेंटेन नहीं करा रहा है, तो उसको क्या है, सर्विसिंग के बाद मेंटेनेंस टिप देना जरूरी है, ठीक है? चाहे अदर वो स्पेयर पार्ट्स नहीं चेंज कराया उसके ऊपर, या कोई स्पेयर पार्ट ऐसा था जो कुछ टाइम के बाद खराब होने वाला है तो उसके ऊपर, ठीक है? माइलेज से रिलेटेड, ठीक है? इंजन से रिलेटेड सर्विस टिप आपको उसको देना जरूरी है, अगर ऐसा आपको मिल रहा है तो। अगर कोई ऐसा है चीज नहीं उसके गाड़ी में तो ठीक है, कोई नहीं। फिर है रिकॉर्ड कीपिंग। सर एक जो भी सवाल और गाड़ी, है सर, एक सवाल और है, सॉरी। जी जी जी, माइलेज माइलेज के लिए क्या टिप्स देना होता है कस्टमर को? माइलेज के लिए टिप्स जो देना होगा वो आपको गाड़ी के सर्विसिंग के दौरान हम बताएंगे, ठीक नहीं, है? आप आपसे तो बात नहीं हो पाएगी, अभी कुछ है तो नहीं बता नहीं नहीं, दीजिए। तो उसके लिए हर एक टॉपिक पे अलग अलग क्लासेस है ना दिए हुए। नहीं, जैसे कोई कस्टमर आया तो उसको हम कैसे मैं सजेस्ट क्या करें कि बोल आप रहा हूँ, ऐसे गाड़ी ऑपरेट करोगे, या क्या चीज ख्याल रखोगे मैं तो आपका यहाँ पे माइलेज ये बढ़ जाएगा? बोलना चाह रहा हूँ ना कि अभी जो टॉपिक है उस पर डिस्कशन करते हैं। जो टॉपिक आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, उसके ऊपर में भी है हमारे पास टॉपिक। आपके आपको शायद टॉपिक दिए शेयर की गई है, ठीक है? हाँ, सस्ते है मेरे पास। है ना? तो अगर आपको लग हम्म। रहा है सर इसमें मेरे पास कोई ऐसा टॉपिक जो हम इस चीज पे सीखना चाह रहे हैं, वो टॉपिक नहीं है, ये सीट आपको मिली होगी, शेयर की गई हो, ठीक है? अगर इसमें ऐसा हम्म। चीज होगा कि जो मुझे टॉपिक पे सीखना है, ट्रेनिंग चाहिए, वो टॉपिक इसमें हम्म। नहीं है, तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है? ठीक है। ये यहाँ पे टॉपिक है, उसके बारे में डिटेल है। अगर आपको लग रहा है कि टॉपिक यहाँ पे नहीं है, मैं यहाँ पे से सीख नहीं पाऊंगा, ये जो जिसमें मुझे ट्रेनिंग चाहिए, तो उसके ऊपर में आप बता सकते हैं, ठीक है? अभी क्या है, वो ठीक है। टॉपिक से फिर मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा, ठीक है? ओके ओके ओके। लिमिटेड टाइम होता है, लास्ट टाइम की तरफ 45 मिनट में अगर ये ओवर हो गया तो फिर स्क्रीन आउट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है? तो जो भी कस्टमर का आप गाड़ी का सर्विसिंग कर रहे हाँ हैं उसका हेलो सर। रिकॉर्ड रखना हेलो। बहुत जरूरी है। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ, मुझे वो टॉपिक नहीं मिला है, वो जो टॉपिक अभी आपने देखा है ना, वो मुझे नहीं मिला है। आप अपने टीम को मैसेज कीजिएगा, सर मुझे टॉपिक नहीं मिला है, आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक जी। जो भी गाड़ी आप सर्विसिंग करते हैं उसका रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? बहुत बार ऐसा भी होता है, कस्टमर क्लेम करने आ जाते हैं कि सर गाड़ी सर्विसिंग कराया, ये दिक्कत आ रही है, काम हुआ था, दिक्कत आ रही है। काम हुआ था या नहीं हुआ था, ये दिक्कत हम कैसे देखेंगे? सर्विस रिकॉर्ड से, लास्ट टाइम क्या काम हुआ था, क्या उसको सजेशन दिया गया था, क्या उसने कराया था, क्या उसने नहीं कराया था, ये कहाँ से मिलेगा हमें? रिकॉर्ड से। जॉब कार्ड में हर एक चीज मेंशन होता है,
ठीक है। कस्टमर कभी कभी स्पेयर पार्ट्स का मतलब पेमेंट करके चले जाते हैं, घर पे जाकर बिल देखते हैं तो वहां से समझ में आता है कि किस चीज का चार्ज लगा, और उसके बाद फिर उनका दिमागी खुरापाती दिमाग में कुछ और निकल के आता है, ये चीज का क्यों चार्ज लगाया गया, वो समझ नहीं पाते हैं, फिर आ जाते हैं हमारे पास। तो हमें क्या है, वो इनवाइस भी रखना है, ताकि हम लोग उसको फिर से जो है ऑडिट कर सके, चेक कर सके, बता सके, समझा सके कस्टमर को। ठीक है। कस्टमर का डिटेल उसी रिकॉर्ड में रहता है हमारे पास। कस्टमर आज सर्विसिंग जनरली जो है सर्विसिंग आज हम लोग कर रहे हैं, तो नेक्स्ट उसका सर्विसिंग मैक्सिमम गाड़ियों का मॉडल का जो है सर्विसिंग 3 महीने के बाद होता है। तो हमें उसको क्या करना है, 2 महीने के बाद कॉल करना शुरू कर देना है, ताकि वो नेक्स्ट 3rd मंथ के बाद वो आकर सर्विसिंग हमसे करा सके। ठीक है, सर्विस रिमाइंडर बोलते हैं इसे। तो ये क्या है, रिकॉर्ड अगर हम लोग रखते हैं तो इससे हम लोग को ये बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है। सर कैसे 3 महीने में सर्विस गाड़ियां होती है? ये तो मान लीजिए कोई गाड़ी ज्यादा चलती है, कोई कम चलती है। हाँ, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। अब इसके बारे में हम फिर कल बात करेंगे, कल मतलब नेक्स्ट टाइम में। ठीक है। 3 महीने या 3,000 किलोमीटर बोलते हैं। ठीक है। कोई कंपनी 6,000 या 6 महीना कोई बोलता है। गाड़ी ठीक एक है। दिन में 500 किलोमीटर चलती है, कोई पचास हाँ, तो वो दस किलोमीटर दिन पे कोई। 10 दिन पे सर्विसिंग कोई कराएगा। दो चीजें हाँ तो होती हैं वही यहाँ बात पे, है। टाइम लिमिट होती है और एक किलोमीटर लिमिट होती है। ठीक है। दोनों जिस में से जो कंपनी का पहले मोबिल कंपनी है का बोलना कितना है, चलेगा क्या होगा, वो उसके हिसाब से आपको गाड़ी सर्विस आप होती है। आपके पास जॉब कार्ड है। जॉब कार्ड अगर आप बनाना शुरू करेंगे, जॉब कार्ड मेंटेन करना शुरू करेंगे, तो आपको ये आइडिया भी मिलने लगेगा कि गाड़ी जो है ज्यादा चल रही है या कम चल रही है। ठीक है। अगर 1 साल की गाड़ी है आपके पास सर्विसिंग के लिए आई हुई है और वो 50,000 चला हुआ है, इससे आपको क्या पता चल रहा है? एक जॉब साल की कार्ड से गाड़ी ही है। पता चलता है। आपका बात सही है, लेकिन हम समझे आप हाँ, बोल रहे 3 महीने के बाद फोन करना है। नहीं तो मैंने बस एक एग्जांपल यहाँ दिया आपको, ये रिकॉर्ड कीपिंग के लिए 3 महीने के बाद आप कॉल करने का मतलब क्या है कि आप जॉब कार्ड से आइडिया लेंगे कि नेक्स्ट सर्विसिंग कस्टमर का कब होना चाहिए। ठीक है। अब जिस कस्टमर का महीने में 3,000 चल जा रहा है, तो उसका नेक्स्ट मंथ के बाद ही कॉल करना शुरू कर देंगे, 15 दिन के बाद कॉल करना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो ये क्या है, आपके जॉब कार्ड के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। आप जॉब कार्ड जब बनाते हैं उस टाइम में सारा डिटेल्स उसमें नोट डाउन होना चाहिए। किलोमीटर मैंने बोला था ना, मैन्युफैक्चरिंग कब कब मॉडल है वो भी नोट करना है, किलोमीटर भी नोट करना है, तो वहां से ये आपको पता चल जाएगा, आराम से पता चल जाता है। ठीक है। ठीक है। और कस्टमर भी बहुत जो होते हैं आकर बता देते हैं कि मेरा गाड़ी जो हाँ है बहुत चलता है या मेरा गाड़ी एकदम नहीं चलता है। हाँ सही ठीक है। बात तो है। उस हिसाब से भी आप बना सकते हैं, रिकॉर्ड रख सकते हैं। ठीक है। ठीक है ठीक। मेंटेनेंस एंड इन्वेंटरी। मेंटेन करना है स्टॉक, स्टॉक दोनों चीज का, स्पेयर पार्ट्स और टूल्स। ठीक है। ना ही स्पेयर पार्ट्स के लिए हमें दौड़ना पड़े जब गाड़ी आए, और ना ही टूल्स के लिए। जब भी गाड़ी आए हम लोग रेडी रहें विथ स्पेयर पार्ट्स एंड विथ टूल्स। ठीक है। और वर्कशॉप डेली साफ होना चाहिए। काम करने के दौरान भी हर एक गाड़ी उतर रही है उसी दौरान साफ होता है, और जब गैरेज आप बढ़ा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो उस दौरान भी आपको सफाई करके बढ़ना है। ठीक है। ताकि नेक्स्ट डे आए तो सामने साफ सुथरा गैरेज मिले और हमें काम करने में मन लगे। गंदा गैरेज मिलेगा, साफ सुथरा नहा धो के आए हैं सुबह सुबह, मूड ऑफ हो जाएगा काम नहीं करने में। ठीक है। और इंश्योर करेंगे डिस्पोजल वेस्ट जो भी आप निकल रहा है, लिक्विड आइटम, रबर आइटम, प्लास्टिक आइटम, मेटल आइटम, ये सभी चीज़ों को कैटेगरीज वाइज आपको डिस्पोजल करना है, मतलब कलेक्ट करना है। कलेक्ट कीजिए, सभी का वैल्यू है इस पे। जो आपका कबाड़ी निकल रहा है उसका, ठीक है, उसको कलेक्ट करना है, कलेक्ट कीजिए। अगर फेंकना है, फ्रॉड करना है, तो उसको भी उस तरह से मैनेज कीजिए। ठीक है। मतलब वेस्ट का भी मैनेजमेंट होना चाहिए। सिर्फ गैरेज साफ करने से नहीं होगा, ये नहीं है कि साफ करने के लिए आप जो भी कचरा है वो गैरेज के बाहर निकाल दिए, बाकी म्यूनसिपालिटी वाला देखेगा। और नहीं देखा तो फिर गैरेज के आगे गंदा है, यानी कि गैरेज ही गंदा है। ठीक है। जो भी गाड़ियां सर्विस हो रही हैं उसका रिकॉर्ड, जैसा भी मैंने बताया, उसका रिकॉर्ड आपको रखना है। ठीक है। और क्या क्या बेनिफिट है ये भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। रिकॉर्ड रखते हैं तो कस्टमर से भी, कस्टमर क्लेम करने आते हैं उससे भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टाइम के लिए बिजनेस भी मिल जाएगा, कस्टमर को आप कॉल बैक करके बुला भी सकते हैं। ठीक है। फिर है हमारे पास स्टाफ का ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। यहाँ पे मैकेनिक है
या फिर नॉन टेक्निकल अगर आप मैनेजर या सर्विस एडवाइजर टाइप के हैं, उनका भी ट्रेनिंग करवाना जरूरी है, ताकि हम लोग कस्टमर को हैंडल कर सके, कस्टमर के गाड़ियों को भी सही ढंग से हैंडल कर सके। एग्जाम्पल में ट्रेनिंग में BS6 का ट्रेनिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेनिंग, इस तरह की जो गाड़ियां हैं जो न्यू आ रही हैं टेक्नोलॉजी, उसके बारे में मैकेनिक को पता होना चाहिए, ठीक है, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सेफ्टी के ऊपर में कस्टमर का सेफ्टी ध्यान रखना है, गाड़ी के भी सेफ्टी का ध्यान रखना है, हम अपने मैकेनिक स्टाफ का भी सेफ्टी का ध्यान रखना है, ठीक है। और इन चीजों को अगर मेंटेन करके रखना है, 5 हो या फिर SOPs हो, तो असाइन करना होगा आपको क्लियर क्लियर रोल। हर एक बंदे को आपको डिवाइड करना होगा कि ये काम आपका है, इसको मेंटेन करना आपका है। ये रैंप क्लीन होना है तो आपका काम है, सेकेंड रैंप है इसको क्लीन होना है तो आपका काम है, ये टूल्स है तो क्लीन होना है तो हेल्पर का अगर काम है तो हेल्पर का काम है, ठीक है। गैरेज पूरा साफ हो, अगर ये मैनेजर या सर्विस एडवाइजर का काम है तो उसको करवाना है या करना है, जो भी है, ठीक है। उनके ऊपर में ये छोड़ना है, किसी पर्टिकुलर एक ही बंदे के ऊपर भी छोड़ देंगे तो फिर ये कचरा हो जाएगा, या फिर कभी वो कर रहा है तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। जिसका काम है उसको सौंपिए, उससे कराइए, ताकि सभी चीजें सही ढंग से चले, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा ट्रेनिंग सेशन समाप्त होता है। अगर अभी कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर में तो बताइए, इस सेशन के ऊपर में, ठीक है। टेक्निकल ट्रेनिंग ये नहीं था, इसलिए मैंने टेक्निकल क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया है। टेक्निकल ट्रेनिंग जब स्टार्ट होगा, लाइक माइलेज का क्वेश्चन आया या फिर कितने किलोमीटर पे क्या करना है, वो क्वेश्चन जो मेरे पास अभी आया है, उस चीज़ों के लिए मैं आपको जब क्लास होगा उसमें ट्रेनिंग में बताऊंगा, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो हाँ सर, जी। एक मेरा सवाल है। जो हाँ हम पिक पार्ट से स्पेयर खरीद रहे हैं, जी। तो हमें नहीं मालूम कि कौन से पार्ट पे कितनी वारंटी है, वो कैसे मालूम चले? अगर हमें आप कस्टमर को बताना है कि आपने ये मान लीजिए क्लच केबल लगाया है, तो हम उसको कितने दिन की वारंटी बता सकते? पिक पार्ट बोलता है कि हमारे प्रोडक्ट पे वारंटी है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि किस पार्ट पे कितनी वारंटी? हाँ, मनीष जी, आपको क्वेश्चन मिल रहा है। ये चीजें जो क्वेश्चन है वो मैनेजमेंट टीम का है, ये वो बता पाएंगे, ठीक है। मनीष जी, आवाज जा रही है आपको? क्वेश्चन मिला या फिर क्या नहीं? हेलो, हाँ जैसे सिंपल सा हमारा चैन स्प्रॉकेट है, जी जी। तो जैसे ओईएम से हम लगाते हैं, मान लो हीरो का लिया हमने जेन 1 और उसको लगाया, तो कंपनी क्लेम करती है 20,000 किलोमीटर तक वो चैन स्प्रॉकेट चलेगा। तो हम पिक पार्ट का जो लगा रहे हैं उस पे क्या है, हमें ये पता नहीं है। इसलिए 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 क्या है, मेरे एरिया में पिक पार्ट का कुछ है नहीं, पार्ट्स का, और टोटली न्यू है, ठीक है। और उसका देखा जाए ना तो इस दिन हमें का है। दिक्कत ये आ रही है कि लोकल जो पार्ट्स मिल रहे हैं हाँ जी। वो चीपर है देन पिक पार्ट्स, ठीक है। अब मान लीजिए हमें महंगा सामान बेचना है, तो हाँ कस्टमर को बताना है कि हमें वारंटी हम दे रहे हैं आपको इसमें, हाँ तो हमें ये बताना न पड़ेगा कि हमें आप इतने किलोमीटर तक चलाएंगे, या इतने महीने का जो भी है टाइम बॉन्ड है या किलोमीटर बॉन्ड है, इतने किलोमीटर तक का हमारा वो है, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये है कि मान लीजिए पार्ट फ्री फेलियर हो गया, तो हम आपको रिप्लेस कैसे करेंगे, उसका क्या पॉलिसी है, इसके बारे में क्लियरिटी नहीं है। तो मेरा आपसे ओके। रिक्वेस्ट है कि ये 2 पॉइंट पे अपने जो भी मैनेजमेंट से बात करके एटलीस्ट वो बताएं हमें कि हमारे ये पार्ट पे, जैसे मान लीजिए आपका ब्रेक शू है, तो एक ब्रेक शू तो कस्टमर के ऊपर टोटली रहता है, बट हमारा क्या है, ब्रेक शू पे वारंटी दे सकते हैं नहीं दे सकते, ठीक है। चलिए क्लच ठीक प्लेट है। पे वारंटी दे सकते वैसे हैं नहीं दे देखिए, सकते? इसमें लगभग मैं बता दे रहा हूँ, ब्रेक पे, क्लच पे और चैन पे, ठीक है, और हम्म। रबर आइटम पे, इस पे ना हीरो देती है, ना बजाज देगी, ना यामाहा देगी, ठीक है। चाइनीज तो पाकिट पे तो रहती है साहब। इस पे चाइनीज पाकिट पे तो रहता है मैक्सिमम कितना 1,000 किलोमीटर चलना चाहिए। चलना चाहिए रहता है, लेकिन खराब होने पे वारंटी नहीं देती है कंपनी। हाँ, ये चीजें हैं चलिए हाँ फॉर ठीक है। गुडविल, नहीं नहीं मतलब सर, गुडविल एक और विश्वास के ऊपर के लिए, नहीं नहीं विश्वास नहीं सर, बनाने के एक चीज लिए एक सर एक चीज कंपनी और जो है। है। हाँ जी। नहीं नहीं, एक चीज और है, जैसे आप
गाड़ी का टायर खरीदते हैं ना, हाँ हाँ। गाड़ी का टायर खरीदते हैं, वेरिएबल पार्ट है, जी जी ठीक जी। है, उस पे कंपनी वारंटी देती है ना। हाँ हाँ। तो ऐसे कुछ उसमें क्राइटेरिया कंपनी रहता है। वारंटी कंडीशन अप्लाई करके देती है। मैं मना अगर नहीं कर रहा हूँ टायर सर, का जैसे आपने वायर निकल जाता है या फिर हाँ टायर फूल जाता है उसकी वारंटी होती है, टायर पंक्चर या घिसने की वारंटी नहीं है। हाँ, तो वैसे ही आपका भी कुछ हाँ। टर्म्स कंडीशन होना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जी जी जी। आप वारंटी दे रहे हो, नहीं चाहे वो अभी ठीक है, ब्रोकेड है मैं ये कि कोई कंपनी का नहीं बात पार्ट कर रहा हूँ, जो टूट गया। पार्ट्स हाँ आपने बताया ना, जो पार्ट्स, वो कुछ कुछ पार्ट्स का मैं बता रहा था, ब्रेक शू, क्लच या चैन, इस पे कंपनी भी वारंटी नहीं देती है। चैन स्प्रॉकेट पे तो बट देती होगी। बट नहीं, उस पे भी नहीं मिलती, ये भी खींचने वाली पार्ट है, इस पे वारंटी नहीं देती है। बट गुडविल के लिए कोई कोई कंपनी जो है, हाँ, ये इतना भी नहीं है कि बहुत जल्दी अगर खराब हो जा रहा है, महीने भर 10 दिन में खराब हो जा रहा है, तो ऐसे में कोई कंपनी जो है एक्शन नहीं लेती है, ऐसा नहीं। ठीक है। बट फिर इस चीज के ऊपर में डिस्कशन करने के बाद ही नहीं आपको बताया नहीं, जाएगा, एक ठीक है। एक चीज और मैं बता रहा हूँ सर, फिर आप वारंटी का नाम क्यों ले रहे हो कि हमारे पार्ट पे वारंटी है? किस चीज का वारंटी है, वो क्लियरिटी इंजन नहीं है। का इंजन का वारंटी होता है, इंजन का पार्ट्स का वारंटी होता है आपका, अगर नया कौन सा गाड़ी पार्ट्स शोरूम। का? कौन सा पार्ट्स का बताइए? कौन पार्ट्स का फॉर वारंटी देता है डीलर? एग्जाम्पल में आपके क्रैंक हो गया, पिस्टन हो गया, ठीक है, कैमशाफ्ट हो गया, मीटर हो गया, केबल पे क्रेंक भी मैं कहीं नहीं बोल रहा बदला हूँ, जाता है स्विचेस जल्दी हो सर? गया, सेल्फ सर ये मोटर हो पार्ट्स गया, चेंज नहीं आर्मेचर कर। कॉइल हो गया, इन सभी चीजों पे वारंटी दी जाती है। इतना सर ये जल्दी तो ये पार्ट्स, सब चीजें खराब नहीं होती है। जो भी चीजें हैं फिर आगे डिस्कशन करने के बाद में बताऊंगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जो आपको पार्ट्स वारंटी में कवर होता है उसका मैं लिस्ट बता रहा हूँ, और जो पार्ट्स वारंटी में कवर नहीं होता उसका मैं लिस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी बेस्ट तो बेस्ट मैं भी फिर ये से अगेन ये बोल रहा हूँ, जो ये लिस्ट गुडविल आप के। शेयर करेंगे? क्या? ये पार्ट्स जो वारंटी वाला हाँ कंडीशन ठीक है है, वो शेयर करेंगे आप? ठीक है, मैं आपको अरेंज करके शेयर करवा देता हूँ, ठीक है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं बोलता रहा हूँ मेरे पार्ट पे वारंटी है, आप हाँ फ्लिपकार्ट जी। का पार्ट लगा रहे हैं तो वारंटी है, लेकिन हाँ वो हाँ। कितने दिन का है वो तो हमें पता ही नहीं है। हाँ ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जायज है, ठीक है। टीम से डिस्कस हाँ, करने के बाद आपको ये डिटेल आपको दे दी जाएगी, ठीक है। इवन आपके जो सेल्समैन है, सेल्स पर्सन है फ्लिपकार्ट के, जो स्पेयर सेल्स करते हैं, वो भी बोलते हैं जी जी। पार्ट्स पे वारंटी है। बट क्या है वो क्लियरिटी नहीं रहेगा तो फिर वो मजे वाली बात है। चलिए ठीक ठीक है है सर। सर, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ, और डिस्कशन करने के बाद ही इसका क्लियरिटी आपको दे पाऊंगा पूरा प्रॉपर लिस्ट हम्म। के साथ, ठीक है। ठीक है। चलिए, और किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ, हेलो सर। जी बताइए। हमारा जो मोबिल है पिकपार्ट का, मान लीजिए 10W30 या 20W40, मतलब इसका जी माइलेज कितना कितना देता है, मतलब कितना किलोमीटर तक ये चला सकता है, हम कस्टमर को कितना किलोमीटर बोल सकते हैं, जैसे 2000, 2500, कितना किलोमीटर? हेलो। 2500 से 3000 के आसपास का वो